नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आने वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है किडनी। किडनी जिसको हम लोग ब्रिक बोलते हैं, किडनी में बनने वाला जो पत्थरी होता है किसका बना होता है? किडनी ब्रिक में बनने वाला पत्थरी किसका बना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और किडनी का वजन जानते हैं कि क्या होता है? 140 से 150 ग्राम तक ये किडनी का वजन होता है। कितना होता है? 140 से 150 ग्राम तक होता है। किडनी का जो क्रियात्मक इकाई होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। किडनी का क्रियात्मक जो इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में यकृत परिवर्तित कर देता है। हमारे शरीर में जो है अमोनिया क्या होता है? यूरिया में बदल जाता है। कौन बदलता है? यकृत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से, कहां से होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। और अग्नाशय के लेंगरहैंस की, अग्नाशय का एक पार्ट होता है लेंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? दीपिका के, लेंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। क्लियर। और इंसुलिन के अल्प स्रवण से, यदि अल्प स्रवण हो रहा है यानी कि हल्का स्रवण हो रहा है, तो उससे क्या होता है? मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन अगर कम स्रावित होगा, कम उत्पन्न होगा, तो उससे क्या होगा कि मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग हो जाता है। और अत्यधिक अगर हो जाए, इंसुलिन अत्यधिक स्रावित होने लगे, कहां से? अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। जहां से अति स्रवण जो होने लगेगा यानी कि ज्यादा होने लगेगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है क्या करता है? वो जनन क्षमता को कम कर देता है एवं दृष्टि ज्ञान को भी कम करता है। देखिएगा, जब इंसुलिन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है जनन शक्ति को कम कर देता है और दृष्टि ज्ञान को भी कम कर देता है। क्लियर। दृष्टि ज्ञान अर्थात दिखने कम लगता है। तो ये इंसुलिन का बहुत ही बड़ा रोल है। मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज, वो क्या होता है कि अल्प स्रवण से होता है। अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो रुधिर में अर्थात रक्त में जो होता है क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से होता है हमारे शरीर में क्या हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ेगा तो डायबिटीज रोग होगा। क्लियर। और इंसुलिन जो है, इसीलिए कहा गया है इंसुलिन जो है शरीर में एक निश्चित मात्रा में स्रावित होते रहना चाहिए। ना कम होना चाहिए, ना अत्यधिक होना चाहिए। कम होगा भी तो रोग होगा, अत्यधिक भी होगा तो रोग हो जाता है। तो ये इंसुलिन का ये बहुत बड़ा हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने किया था? इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द, ठंडा एवं गर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्द, ठंडा एवं गर्म को
कौन पहचान करता है? दर्द, ठंडा एवं गर्म को कौन पहचान करता है? तो कौन करता है? थैलेमस ग्रंथि करता है। गर्म, ठंडा, दर्द, ये सब जो पहचान करता है हमारा शरीर, वो कौन करता है? थैलेमस ग्रंथि करता है। अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, थैलेमस ग्रंथि। थैलेमस ग्रंथि, क्लियर? क्या करता है वो? ठंडा को पहचानेगा, गर्म को पहचानेगा, दर्द होगा तो उसको पहचान लेगा। ये थैलेमस ग्रंथि का काम है। और सेरिब्रम का काम क्या है? बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को बढ़ाना, स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति को बढ़ाना, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों और ज्ञान वाणी, चिंतन आदि का ये केंद्र होता है। जो हम लोग सोचते हैं, ज्ञान का जो वृद्धि होता है, इच्छा शक्ति जो हमारे उत्पन्न होता है, स्मृति ताकत जो बढ़ता है, यानी कि कोई भी वस्तु को, कोई भी चीजों को याद रखने की शक्ति जो है अत्यधिक दिनों तक होता है, ये सेरिब्रम का काम है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, अब सुने होंगे कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो सेरिब्रम का ही कमाल रहता है, जिसकी याददाश्तता, बुद्धिमत्ता जो है वो क्या करती है? प्रबल होती है। क्लियर? ऑप्शन हाइपोथैलेमस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख लगेगा, प्यास लगेगा, प्यार, घृणा, टेम्परेचर नियंत्रण, टेम्परेचर जब ताप नियंत्रण होता है, पसीना, गुस्सा, खुशी, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय इत्यादि क्रियाओं का जो है ये नियंत्रण करता है। जैसे भूख लगेगा तो इसको नियंत्रित करेगा, तुरंत सूचना देगा मस्तिष्क को कि आपको भूख लगी, आपको खाना चाहिए। प्यास लगेगा, तुरंत आपको सूचना देगा। ये हाइपोथैलेमस की काम है। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है क्या करता है? प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण, पसीना, गुस्सा, खुशी, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय इत्यादि क्रियाओं का यह नियंत्रण करता है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहां से निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन जो है कहां से, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहां से निकलता है? ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है दोस्तों? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। और एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, जिसको हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन का जो नाम है फाइट एंड फ्लाइट, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? वो धनात्मक होता है, अर्थात कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्लियर? और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है, क्षमता जिसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? और ये उत्तल लेंस ही क्या देखिएगा, दूरदृष्टि दोष जो हो जाता है, क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? जबकि अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? पता है कि किस जगह पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किस जगह पर किया था? जगह पूछ रहा है दोस्तों, तो कुशीनगर में किया था। कहाँ किया था? कुशीनगर में किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर? कुशीनगर में। और ये महापरिनिर्वाण होता है। क्लियर? जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म तो जानते ही है कि 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के नेपाल के
क्या होता है, नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, वो बोध गया में हुआ था, निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे हुआ था। निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के रात में हुआ था। कौन सा दिन था वो, वैशाख पूर्णिमा के रात का दिन था, समय था वो। कैसा समय था, वैशाख पूर्णिमा के रात के समय गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और वह पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था। अर्थात वह 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग किया था। घर को त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में जो घर त्याग किया था, उसी को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया उसको, 29 वर्ष की अवस्था में जब वो घर त्याग किया था, उसको बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि महाभिनिष्क्रमण कब हुआ था, तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध के द्वारा घर त्याग की घटना जो कहलाता है, वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। जबकि महापरिनिर्वाण जो है, गौतम बुद्ध को जब मृत्यु हुआ था, उसको महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। और वो महापरिनिर्वाण जो हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा बौद्ध संगति के दौरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध संगति के दौरान मगध का सम्राट कौन था। तो मगध का सम्राट पूछ रहा है तीसरा बौद्ध संगति के समय में। तो पहला बौद्ध संगति का जो समय था, वो 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसी समय जो हुआ पहला जो है बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। और वह समय जो था किसका था, अजात शत्रु का शासन चल रहा था उस समय। किसका शासन चल रहा था, अजात शत्रु का शासन चल रहा था। जबकि दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था, जबकि दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और 383 ईसा पूर्व में जो हुआ था, कहाँ हुआ था, वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और वैशाली में जिसकी जो शासन जो कर रहा था वहाँ, उस समय मगध पर शासन कौन कर रहा था, काला शोक कर रहा था। और जबकि तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ, उस समय 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरा बौद्ध संगति। और कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इस समय जो मगध पर शासन चल रहा था, किसका शासन चल रहा था, अशोक का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, अशोक का शासन चल रहा था। इस क्लियर। और जबकि चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, वो प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और उस समय जो शासन कर रहा था, वो कनिष्क कर रहा था। वो कौन कर रहा था, कनिष्क कर रहा था, जो कि कहाँ हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है। अर्थात चौथा जो बौद्ध संगति हुआ, वो मगध अर्थात बिहार को छोड़ करके वो बाहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। क्लियर। तो 3 ऐसे बौद्ध संगति हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति, तीनों बिहार में हुआ। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। तो क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। और पहला जो शासन कर रहा था, वो अजात शत्रु के समय में हुआ। जबकि दूसरा कालाशोक के समय में हुआ, तीसरा अशोक के समय में हुआ, और चौथा तो कनिष्क जान ही रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से सारा क्लियर हो गया। और प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था, उसका अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। किसका किया था, महाकश्यप ने किया था।
जबकि दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता साबा कामी ने किया था और तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्सी ने किया था, जबकि चौथी जो बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किया था वो कौन किया था? वसुमित्र ने किया था। क्लियर? तो ये चारों जो है बौद्ध संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और चारों को हम डिस्कस कर दिए हैं। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका तीसरा बौद्ध संगति के दौरान मगध का सम्राट कौन था? तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। तीसरा बौद्ध संगति के दौरान मगध का सम्राट अशोक था। कौन था? अशोक था। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजन किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म जो है इसके बारे में हमको विशद ज्ञान अर्थात अत्यधिक ज्ञान जो है कहाँ से प्राप्त होता है? ये त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा। और त्रिपिटक के बारे में जानते हैं कि तीनों पिटकों की भाषा जो थी वो पाली थे। क्या थे? तीनों पिटकों की जो भाषा थी वो पाली थे। क्लियर? और त्रिपिटक में जो थे वो 3 पिटक हुए, इसीलिए त्रिपिटक का नाम दिया गया। पहला विनय पिटक, दूसरा सुक्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हुए। क्लियर? जबकि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है, तो ये 3 त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक। क्लियर? जबकि कभी कभी पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो त्रिरत्न के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 जो है ये त्रिरत्न कहलाया बौद्ध धर्म में। क्या क्या? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये 3 शब्द जो है त्रिरत्न के रूप में जाना गया है बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध ने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है। यह शब्द जो चुना गया था कहां से लिया था? उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा है, यह शब्द जो है कहां से लिया था? तो उपनिषद से लिया था। तो क्लियर? आपको एकदम एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। क्या है? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। किसका है? पुनर्जन्म की मान्यता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से सत्य कौन है, तो ये सब स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, बिल्कुल अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, बिल्कुल आत्मा का परिकल्पना इसमें नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की व्यवस्था मान्यता है। क्लियर? बुद्ध का जो जन्म हुआ था एवं मृत्यु जो हुआ था, जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये जो तिथि निर्धारण किया है, ये जो तिथि निर्धारण जो किया है, ये चीनी परंपरा के अनुसार जो है ये तिथि निर्धारण किया गया है। किसके अनुसार? चीनी परंपरा के अनुसार ये तिथि निर्धारण किया गया है। किनका? गौतम बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु का, कि कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुआ है। तो इसका जो प्रमाण मिलता है हमको, वो चीनी परंपरा का एक कैंटोन अभिलेख है। क्या है? कैंटोन अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। कैंटोन अभिलेख से हमको ये निश्चित इसकी आधार जो मिलता है, इसको इसी आधार पर जो है गौतम बुद्ध को हम लोग जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में इनको जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था।
और मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का कौन सा भाग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का जो रंग होता है, जैसे काला होता है, किसी किसी का भूरा होता है, किसी किसी का देखिएगा एकदम बिल्ली की तरह आंख होता है, तो जो आंख का जो रंग निर्धारण करता है वो कौन करता है, आइरिस करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, तो 42% होता है। कितना होता है, 42% होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है जिससे भोजन पाचन में सहायता प्रदान करता है। अमाशय से एक ऐसा अम्ल निकलता है जो कि भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायक होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये बार बार एग्जाम में देखते हैं, क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो है, ये क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता किसमें मापा जाता है। सोने की शुद्धता किसमें मापा जाता है, तो कैरेट में मापा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जानते हैं, क्या जानते हैं कि कैरेट जो होता है 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना। क्या होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन्स क्या होता है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन्स, तो विटामिन्स क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से हमारा शरीर, सूर्य की किरणों से हमारा शरीर क्या प्राप्त करता है, तो विटामिन डी प्राप्त करता है। सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विटामिन डी। क्लियर। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। फिटकरी जो है क्या करता है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। यहाँ करता लिख लीजिएगा, ये होता नहीं होगा, करता है। क्लियर। तो कहता है कि फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो स्कंदन द्वारा करता है। क्या करता है, स्कंदन को ये द्वारा करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कंदन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समकालीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के समकालीन राजा तुर्मय कहाँ का राजा था। राजा तुर्मय जो थे अशोक के समकालीन थे और वो मिस्र के राजा थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर, ये कहता है कि गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदी है। गंगा सहित कितने सहायक नदी, 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर हो जाएगा। और लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, और होगा, ठीक ना। तो कहता है कि प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल
जो है नामक पहल हाल ही में बिहार सहित कितने राज्य में शुरू किया गया है? बिहार के साथ साथ और कितने राज्य में किया गया है? यानी कि बिहार को मिला करके कितने राज्य में ये प्रारंभ किया गया है? कौन सा प्रारंभ? कि प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर ये पहल है। गंगा की सहायक 15 नदी है जो कि गंगा सहित है, इन सभी को क्या करना है? प्लास्टिक मुक्त करना है। तो इसके लिए एक योजना चलाया गया प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर। तो बिहार सहित कितने राज्य ने मिलकर चला रहा है? तो 7 राज्यों ने मिलकर चला रहा है। कितने राज्य? 7 राज्यों ने मिलकर चला रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के शासन को स्वायत्त शासी, देखिए गांव के शासन को, किसके शासन को? गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, गांव के शासन को जो है स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था जो है किसने शुरू किया था? सूत्रपात किसने किया था? तो मौर्यों ने किया था। किसने किया था? मौर्य जो थे, मौर्य वंश जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश। मौर्यों ने किया था। किसने किया था? मौर्यों ने किया था। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान में रखिएगा। मौर्यों ने किया था। किसने किया था? मौर्य वंश किया था, जो कि क्या किया था? स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से ये गांव का संचालन कर रहे थे। क्लियर? तो उसी समय से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंधित थे। हाली पद्धति जो है संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? बंधुआ मजदूर से संबंधित थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। और एक पुस्तक भी लिखा था, गुलामगिरी। गुलामगिरी का जो लेखक है वो ज्योतिबा फूले ही है। और ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? हंटर कमीशन जो है किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा। कौन सा शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा, इस पर विशेष जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों के द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पेट्रियाट था। क्या था? हिंदू पेट्रियाट। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदू पेट्रियाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर का जो प्राचीनतम शिलालेख जो है किस भाषा में मिला था? तो प्राकृत भाषा में मिला था। पत्थर पर जो शिलालेख लिखते थे वो प्राचीनतम जो मिला है वो प्राकृत भाषा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? शांति का जो नोबेल मिला है 2023 में किनको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि नारी सशक्तिकरण का बात किया था। ईरान में अभी जेल में कैद थी है। क्लियर? और साहित्य का नोबेल जो 2023 में मिला है वो जॉन फांसे को मिला है। जॉन फांसे को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया था वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के 13वें शिलालेख। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बार बार एग्जाम में आपको प्रीवियस क्वेश्चन जब उल्टाइएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा। तो मुख्यतः जो बना था ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का अनुभार होता है। भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो 20 ग्राम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 ग्राम होता है। जबकि साधारण जल का अनुभार होता है 18 ग्राम होता है। ध्यान में रखिएगा, साधारण जल का अनुभार कितना होता है? 18 ग्राम होता है। और भारी जल का अनुभार क्या होता है? 20 ग्राम होता है। साधारण जल को जो है H2O बोलते हैं, साधारण जल को H2O बोलते हैं। जबकि भारी जल का जो होता है D2 होता है, D2O होता है। क्या होता है? भारी जल का D2O होता है। और भारी जल का जो खोज हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। कौन क्या था? HS उरे ने किया था। कौन क्या था? HS उरे ने किया था। क्लियर? HS यूरे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु जल क्या है। तो गुरु जल जो है वो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल बोलते हैं। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को, ऑप्शन ए जो दिख रहा है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु जल बोलते हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नए सिरे से तैयारी में लग जाइए, ताकि आने वाला जो एग्जाम है आपको अत्यधिक फायदा दे। तो नमस्कार, जय हिंद।